हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ब्रिजेश ट्रू मैथ विद ब्रिजेश पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये बैच जो हम वीडियो बना रहे हैं वो आपके यूपीएसआई और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो फॉर्म निकला है उसके पर्पज़ से बनाई जा रही हैं। इसके साथ साथ ये कवर करेगा एसएससी का कोई भी पैटर्न। और दोस्त, इस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप सभी लोगों ने आप जान चुके होंगे अब तक, आपका NRA नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू अब क्या होगा, प्री का जो एग्ज़ाम हमारा होता था, अब प्री का एग्ज़ाम क्या, जैसे एसएससी, रेलवेज और इसके बाद आपका IBPS। देखिए दोस्त, इन सभी के लिए ये IBPS है। IBPS तो IBPS हुआ, SSC हुआ और रेलवे हुआ। ग्रुप B और C, ये जो दो कैटेगरी हैं, इनकी क्या है, जितनी भी वैकेंसीज हुआ करती थी इनके लिए हमारा जो प्री एग्ज़ाम होता था, मतलब एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया था वो सभी का समान था। जब सभी का समान क्राइटेरिया था तो अभी तक हमें एसएससी का प्री सीपीओ का अलग देने जाना पड़ता था, CHSL का अलग देने जाना पड़ता था, CGL का अलग देने जाना पड़ता था, IBPS का एग्ज़ाम हमें अलग से देने जाना पड़ता था, और इसी तरह से रेलवे का एग्ज़ाम हमें अलग से देने जाना पड़ता था, जबकि इन सभी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समान था। इसके लिए क्या हुआ, तो अब NRA एक एजेंसी है और अब ये एजेंसी हमारा क्या कराएगी भाई, एक टेस्ट कराएगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET, ठीक है ना। अब CET में क्या होगा, तो CET क्या होगा, CET के थ्रू आप ये देखेंगे कि भाई मेरे हमारे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं ये सारे के सारे, जो प्री का झंझट था उससे हम मुक्त हो जाएंगे, और ये जो टेस्ट होगा हमें एक साल में 2 बार देने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन हमें 2 बार हर बार देना ज़रूरी नहीं है। अगर एक बार हम क्वालिफाई हो जाते हैं तो ये हमारा प्री का सर्टिफिकेट हो गया। अब आप इसके भी क्राइटेरिया के हिसाब से CGL के CPO में भी बैठ सकते हैं, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होंगे उनके हिसाब से। आप अगर एलिजिबल हैं तो CGL में भी जा सकते हैं, इसके बाद आप CHSL में भी जा सकते हैं, LDC में भी जा सकते हैं, मतलब आप सभी के लिए एलिजिबल हो गए, ठीक है ना। आप यहाँ से देखेंगे तो इसके लिए भाई मेरे रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होंगे वो सारे के सारे प्री आपके क्वालिफाई हो गए। यहाँ पर IBPS का भी एग्ज़ाम आपका प्री क्वालिफाई माना जाएगा। आप बार बार प्री के झंझट से मुक्त हो जाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब देखिए, अब SSC में यहाँ ये 3 पैटर्न में होगा, इसके जैसे 10th स्टैंडर्ड का, 12th स्टैंडर्ड का और इसके बाद ग्रेजुएशन का। जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो 10th और 12th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम को ऑलरेडी ये मानेंगे कि ये इससे भी क्वालिफाई कर चुके हैं। जैसे अगर CHSL की क्राइटेरिया हम देखें 10+2 है, तो दोस्त आप अगर यहाँ से ये निकाल लेते हैं तो SSC ग्रेजुएशन आपका है, तो SSC के तो सारे के सारे फॉर्म आप डाल ही सकते हैं। SSC के सिवाय आप क्या और कर सकते हैं, तो दोस्त आप CHSL, CGL, अगर आपकी एज का क्राइटेरिया वहाँ बाउंडेशन नहीं बनता तो, ठीक है ना। तो आप ये सारे के सारे एग्ज़ाम प्री मतलब इनके क्वालिफाई कर चुके होंगे। अब आपको सेकेंड पेपर IBPS में जो भी पैटर्न था उसी पैटर्न पर होगा, रेलवे में जिस पैटर्न का था उसी पैटर्न पर होगा, और SSC में जिस पैटर्न का था। जैसे CGL की बात करें तो इसके लिए Tier 2 होगा, इसके बाद फिर क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव भी होगा। मतलब जो जैसा पैटर्न था वही फॉलो करेंगे, बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पर क्या होगा, जो प्री हम कई बार देते थे, प्री हमें हर एक एग्ज़ाम के लिए अलग से क्वालिफाई नहीं करना होगा। और ये जो होगा, एक बार हमें देना है, मतलब देने के लिए हमें चांस 2 मिलेंगे, एक साल में 2 चांस मिलेंगे। लेकिन अगर आप एक बार क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपको अगले 3 साल तक इसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है,
ठीक है ना। कट ऑफ आपका डिसाइड होगा और उसके बाद क्या होगा, अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको 3 साल तक अब कोई भी प्री देने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जिसमें वैकेंसी आएगी आप उसके लिए फिल कर देंगे, ठीक है ना। वहाँ पर क्या होगा, आप उसे फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड पेपर इनका जिस हिसाब से होता था वैसे ही होगा। दूसरी चीज़ और कि ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो अगर आप एक बार क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये 3 इयर्स के लिए वैलिड होगा। और इस समय में जितनी भी वैकेंसीज आएंगी, अगर इसकी किसी भी क्राइटेरिया मतलब किसी भी कैटेगरी में आप एलिजिबल हैं तो आप उसे बड़े आराम से फॉर्म को फिल कर सकते हैं और उनकी अलग अलग अपनी अपनी फिर से फीस होगी। आपको प्री की हर बार जैसा कि आपको होता था कि हर बार आपको अलग से फ़ी पे करनी होती थी, हर बार आपको कहीं भी जाना पड़ता था। अब देखिए ये किया क्यों गया है, जैसा कि हमारे पीएम साहब की जितनी भी स्कीम है, वन नेशन वन आधार, वन नेशन वन एग्ज़ाम, ठीक है ना, ये अभी जल्द ही हो जाएगा मे बी, ठीक है ना। तो अदर भी एग्ज़ाम इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। स्टेट भी इसी चीज़ को फॉलो करें, इसके लिए कहा गया है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि इससे हमारा फ़ायदा ये होगा, जो ग्रामीण एरिया के स्टूडेंट्स थे कई बार वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे और वो एग्ज़ाम छोड़ देते थे या एग्ज़ाम देने नहीं जाते थे। अब इससे क्या होगा कि हमारे मैक्सिमम ज़िलों में कोशिश की जाएगी कि सेंटर बने और उससे गर्ल्स कैंडिडेट के लिए भी फ़ायदा होगा कि उन्हें जो आने जाने की असुविधा थी वो नहीं रहेगी और अब वो सारी के सारी गर्ल्स स्टूडेंट्स क्या कर सकती हैं, अपने ही ज़िले के एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम दे सकती हैं, ठीक है भाई। एग्ज़ाम जो सेंटर होगा उसे भी चेंज करने के लिए आपका एक कॉमन पोर्टल होगा, उस पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आप अपने हिसाब से अपना ज़िला सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये काफ़ी कुछ एक फ़ायदे हैं इसके। फ़िलहाल डिटेल में इसकी कभी बात करेंगे, अभी के लिए इतना ही काफ़ी, ठीक है ना। तो देखिएगा दोस्त, और जितने भी स्टेट्स हैं वो भी इसे मे भी जल्द ही फॉलो करेंगे, क्योंकि हर जगह गवर्नमेंट किसकी है, ज़्यादातर। तो दोस्त ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा है। फ़िलहाल हम लोग आते हैं अपने पहले क्वेश्चंस पर, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए भाई क्वेश्चन हमारा पहला स्क्रीन पर है, मे भी आप सभी को विजिबल होगा। ए 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10% ऑफ 500, देन द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी। इन्होंने कहा इफ़ 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10% ऑफ 500। परसेंटेज के लिए क्योंकि दोनों जगह प्रतिशत है तो प्रतिशत यहाँ अपॉन 100 लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 10 से ये 4 टाइम, देन इससे अगर मैं इसे कैंसिल आउट करूँगा तो 125, देन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, 125। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। देखिए दोस्त, प्रतिशतता की हमने बात की थी, जैसा कि मैं कल आपको बता चुका था कि अगर कहीं भी प्रतिशत साइन होता है और प्रतिशत को हटाकर मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ जो 1/1/100 का, और अगर मुझे फ्रैक्शन की वैल्यू को प्रतिशत में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं जी कितने का, 100 का। ये बात आप सभी को पता होगी, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम समझ चुके हैं। हमें क्वेश्चन यही करना था, ये कहा था कि x का 40%, प्रतिशत आप अभी मत लिखिए, अपॉन में 100 लिखेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू होगा 500 का 10%, 10/100। आप बड़े आसानी से इससे ये कैंसिल आउट कर सकते हैं, मतलब नहीं भी लिखते तब भी काम चल जाता, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, देन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125। तो x की वैल्यू भाई मेरी कितनी हो जाएगी, 125। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है ज़रा देखिएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा कहता है 83 1/3% ऑफ ₹90 इज इक्वल टू 60% ऑफ हाउ मच रुपीज़। अब देखिए दोस्त, आप क्या करेंगे, इसे या तो कन्वर्ट कर लीजिए, 3 3 ज़ा 9 और 1 10, 10 के लिए 0 आ जाएगा जी। फिर मैंने कहा 3 8 ज़ा 24 और 1 25, 250 डिवाइडेड बाई वॉट 3, प्रतिशत है, प्रतिशत की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑफ 90 इज इक्वल टू 60% ऑफ एक्स मान लो, एक्स मान लेता हूँ तो एक्स, तो यही मुझे निकालना है। ज़रा देखिएगा, 30 से अगर कैंसिल आउट करूँगा तो 30 से 2 टाइम्स, 30 से कितने टाइम भाई मेरे 3 टाइम, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। देन एक्स की वैल्यू एक बार फिर से कितनी आ जाएगी 125, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी 125। ये बताओ सभी को समझ में आया या नहीं? अरे बोलो ना, ये बात समझ में आई सभी को? चलिए भाई, देन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। देखिएगा दोस्त, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा कहता है 498 किस संख्या से 17% कम है? किस संख्या से 17% कम है? सुनना, हमने ये कहा भाई मेरे कोई संख्या यदि 100 होती, कितनी होती 100 होती, तो इससे 17% कम कौन सी संख्या होगी? आप कहेंगे जी इससे 17 कम होनी चाहिए, मतलब 83, मतलब कितना 83। अगर 83 होती तो ये पहली संख्या से 17% कम होती, लेकिन इस 83 को मुझे बनाना है कि ये संख्या 83 नहीं, कितनी है 498 है, 498 है। आप कहेंगे 83 को 498 बनाने के लिए आप ज़रा देखिएगा, 8 6 48, 6 गुना लगभग है, और आप 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 3 18, 8 देन 6 8 48 और 1 49, मतलब 6 गुना है। कितना है ये इसका 6 गुना। जितने गुना ये है उतने ही गुना ये भी होगी, देन ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 600। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा 600 से ये संख्या 17% कम होगी। तो आंसर क्या सही होगा? सी इज़ द राइट आंसर। समझ में आ रहा है या नहीं? अरे बोलो ना। चलो भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखना ज़रा क्वेश्चन, ज़रा देखो एक बार, क्या है भाई मेरे। आपने कहा इफ़ x इज़ 80% ऑफ y, देन y इज़ हाउ मच परसेंट ऑफ x। इफ़ x इज़ 80% ऑफ y, देन इफ़ x इज़ 80% ऑफ y, देन x इज़ हाउ मच परसेंट ऑफ y। गजब। यदि x y का 80% है तो x का कितना प्रतिशत y है? देन ये सही है, ठीक है ना। y इज़ हाउ मच परसेंट ऑफ x, यह लिख लीजिएगा, y इज़ हाउ मच परसेंट ऑफ x। इंग्लिश में गलत है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं। हमने कहा यदि x y का 80% है, यदि x किसका y का कितना प्रतिशत है 80%, इसका मतलब ये हुआ यदि y 100 होगा तो x इससे 20% कम 80% होगा। यदि y 100% होगा तो x इससे 20% कम, तभी तो इसका 80% होगा। x 80% है। अब आपसे पूछा गया है देन तो x y का कितना परसेंट है, तो x y का कितना, यदि x y का 80% है तो y x का कितना प्रतिशत होगा, तो y x का कितना प्रतिशत होगा। देखिए दोस्त, अगर क्वेश्चन ये वही है तब तो ये 80% ही होगा, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आपका उसी हिसाब से सही है तो आपसे यही पूछा गया और यही आपको गिवन है। इफ़ x इज़ 80% ऑफ y, यदि x y का 80% है, देन
x इज हाउ मच परसेंट ऑफ y, तो x y का कितना होगा 80% ही होगा, पहली चीज़, ठीक है ना। लेकिन यदि ऐसा नहीं है, यदि क्वेश्चन ये होगा कि इफ़ x इज 80% ऑफ y देन y इज हाउ मच परसेंट ऑफ x, ठीक है ना। तब आपसे ये कहा जाए कि y इज हाउ मच परसेंट ऑफ x, देन y इज, तो y का कितना प्रतिशत, तो x y का कितना प्रतिशत है, तो y x का कितना प्रतिशत है, यहाँ ऐसे होना चाहिए था, तो y x का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब सुनना, तो y क्या है भाई मेरे 100, तो y किसका, x का कितना प्रतिशत, इसके लिए आपको 100 लगाना होगा। देन y कितना है 100, x का x कितना है 80, और मुझे निकालना कितना है 100। देन आप कहेंगे 20 से 4 टाइम, 20 से 25 टाइम, 4 से फिर से आप कहेंगे भाई मेरे कितना, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, सब गड़बड़ ही गड़बड़ है, कैलकुलेशन गड़बड़ है। देखो भाई 4 से कैंसिल आउट किया 20 टाइम, 4 से कैंसिल आउट किया 25 टाइम, 20 से कैंसिल आउट किया 5 टाइम, 25 पंजे 125, देन आंसर होगा आपका 125। देखिए एक हिसाब से आंसर 80 होगा अगर क्वेश्चन सही है तो, और अगर ऐसा नहीं है, देखिए दोनों में फिलहाल ऐसा ही था तो 80% आंसर हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ, पूछा जाएगा आपसे क्या कि y x का कितना प्रतिशत है, तो y x का 125% होगा, और x y का कितना परसेंट है, तो ये 80% है। ये हमें क्वेश्चन में भी गिवन है, ठीक है ना। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जरा देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है दोस्त, देखो भाई और जल्दी से बता दो। एक वर्ग की भुजा मापते समय 3% अधिकता की त्रुटि आती है, तो उस वर्ग के निकाले गए क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। पहली चीज़, आप एक बात जानते हैं, कोई यदि वर्ग होता है तो वर्ग की क्या होती हैं भाई, सारी की सारी साइड्स बराबर होती हैं। जो इसका एरिया होता है वो कितना होता है जी, ए स्क्वायर होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं a इंटू ए होता है, साइड के स्क्वायर पर डिपेंडेंट है, साइड के 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंडेंट है। तो भाई मेरे आप ये कहेंगे यदि एक साइड में, देखिए दोस्त जब भी कुछ ऐसा होता है कि यदि मैं आपसे ये कहूँ कि रिजल्ट बराबर होता है a इंटू बी के, तो आप ये कहेंगे कि इस कंडीशन में यदि प्रतिशत में मुझे निकालना होगा r प्रतिशत, तो ये होता है जी a का प्रतिशत जो भी परसेंटेज में त्रुटि है, प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, b का प्रतिशत, और प्लस या माइनस ये डिपेंड करता है साइन पर। आप एक काम करो, इससे प्लस रखो a इंटू बी, अब ये दोनों प्रतिशत में हैं, डिवाइडेड बाई 100, तो एक से एक 100 वाला प्रतिशत हट जाएगा, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सारे के सारे प्रतिशत में हो जाएंगे। अब देखिए अगर ये पॉजिटिव है तो प्लस, नेगेटिव है कमी होगी तो माइनस, पॉजिटिव है तो प्लस कमी होगी तो माइनस, पॉजिटिव है तो प्लस कमी होगी तो माइनस, पॉजिटिव है तो प्लस कमी होगी तो माइनस, ठीक है ना। मतलब इंक्रीमेंट होगा तो प्लस और कमी होगी तो माइनस। जब इतनी बात आपने समझी तो आपको क्या करना है, रिजल्ट निकालना है। एरिया की बात करेंगे तो एरिया 2 घात पर डिपेंडेंट होगा, 3% प्लस 3% प्लस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100। ए और बी की वैल्यू यहाँ समान है, तो आप कहेंगे दोनों में इंक्रीमेंट है, तो भाई मेरे इंक्रीमेंट के लिए मैंने साइन रखा पॉजिटिव, देन ये कितना हो जाएगा 6.09, अरे 09 ये हो जाएगा, देन 6.09% का क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। सही आंसर होगा आपका सी। सही आंसर क्या होगा, सी। बात से सहमत है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिएगा दोस्त, क्वेश्चंस के लिए आपको बिल्कुल किसी भी टाइप की कोई हेडेक नहीं लेनी है। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हर एक टाइप भी कवर कराया जाएगा और हर एक चीज़ आपको समझाई जाएगी, ठीक है ना। मैं अपने हिसाब से देखता हूँ कि कहाँ पर मुझे रेस्पॉन्स आप लोगों का अच्छा मिलता है, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी सजेशन देना है तो आप बड़े आसानी से मेरा व्हाट्सअप नंबर
आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। वैसे यहाँ ये गिवन है 8354019543, ठीक है ना। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। मैं आपको ये भी करा सकता हूँ कि मैं पेपर के फॉर्मेट में ही आपको मल्टीपल मतलब जो आपके सेगमेंट्स हैं उनसे क्वेश्चंस रखूं सारे के सारे सेगमेंट्स से, या फिर ये हो सकता है कि आपको टॉपिक वाइज कराऊं। आपको जो ठीक लगे आप वो सजेशन दे सकते हैं, मैं उस हिसाब से आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। चलिए भाई, जिसमें आपको ज़्यादा सुविधा हो आप उस तरह से पढ़ें, ठीक। देखिए भाई, हमने कहा एक दरवाजे को ठीक करने के दौरान उसकी लंबाई 15% और चौड़ाई 12% कम हो जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आ जाएगी। मैंने कहा 15% कम होना, दूसरा मैंने कहा 12% कम होना, कम के लिए माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस रहेगा, 15% इंटू 12%। देखिए आप इसे माइनस माइनस ही समझिए, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है ना, अपॉन 100 ये आपको करना है। आप ज़रा देखिएगा ये कितना हो जाएगा 27, माइनस 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 ये प्लस होगा लेकिन ये माइनस का होगा। देन 12 का अगर मल्टीप्लिकेशन इसमें करता हूँ तो आप कहेंगे 15 दूनी 30, 1 0 आएगा, 15 बोलो भाई, 15 एकन 15 और 3 कितना हो गया जी 18, यही तो हो गया। तो अपॉन कितना है जी 100 है। देन 100 अगर हटाऊंगा डिनोमिनेटर से तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा 1.8। अगर मैं यहाँ से 2 घटा दूँ तो आप कहेंगे 25% की कमी होगी, लेकिन ये 2 नहीं है, 0.2 कम है, तो 25.2% की आपकी कमी होगी, 25.2% की आपकी कमी होगी। तो सही आंसर होगा आपका 25.2%, 25.2%, ठीक है ना। समझ में आया होगा सभी को। चलिए भाई, देखिए फ्रैक्शन की अगर वैल्यू आ जाएंगे तब हमें ये नहीं करना, तब फिर आपको सक्सेसिव लगाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फ्रैक्शन की वैल्यू ही फिर आपको लगानी होगी। एक भिन्न का अंश, इस टाइप का क्वेश्चन कल भी मैंने 1-2 कराए थे आपको। एक भिन्न का अंश 300% और हर 200% बढ़ा दिया जाए तो परिणामी भिन्न 4/15 हो जाती है। मूल भिन्न क्या थी। मैं आपसे ये कहूँ एक भिन्न का अंश 300% और हर 200% बढ़ा दिया जाए तो आप कहेंगे 300% अगर अंश को बढ़ाया जाएगा तो 400% हो जाएगा, और 200% बढ़ाया जाएगा तो 300% हो जाएगा, और ये बराबर कितने के हो जाएगा तो आप कहेंगे जी 4/15 के, 4/15 के। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, आप इधर ही कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब इसे आप इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसे इधर, या फिर आप चाहें तो इससे ये वाला कैंसिल आउट हो सकता है और इससे ये वाला कैंसिल आउट हो सकता है। देन 1/1 की ही आपको वैल्यू निकालनी होगी, ये सारे के सारे टर्म उधर पहुँचाने हैं। देन आंसर होगा जी 1/5। कितना होगा 1/5। तो सही आंसर आपका क्या होगा भाई मेरे 1/5, 1/5 इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पर भी आ जाइए भाई। देखिए दोस्त, समय हम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, और आप लोग भी अपना सजेशन ज़रूर दीजिएगा जैसा भी हो। वीडियो को लाइक करते रहें, और ये जो डिसलाइक करने वाले हैं वो थोड़ा सा संभलें, सुधरें, ठीक है ना। क्यों इतनी अपनी एनर्जी लगा रहा है आप मेरी कमियां देखने में। कुछ कर सकते हो तो अपना अच्छा करो, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। फ़िलहाल अगर आप लाइक नहीं कर सकते तो कम से कम ये मत करो, है ना। सजेशन दोगे अच्छा लगेगा, लेकिन बड़ा दुख होता है आप सब चाहने वाले हैं और इतना ज़्यादा चाहने लगे हो कि डिसलाइक, हाँ ये बहुत अच्छा है। चलो भाई, किसी संख्या के 60% में 40 जोड़ने पर उस संख्या का 80% प्राप्त होता है। ज़रा सुनना, किसी संख्या के 60% में यदि मैं 40 ऐड करता हूं तो हमें 80% मिलता है उसी संख्या का। इस वाली संख्या को उधर ले जाएंगे तो आप कहेंगे जी 20% की वैल्यू कितनी हो गई जी 40, और आप कहेंगे अगर 100% की वैल्यू चाहिए होगी तो आप कहेंगे जी हो जाएगी 200। बात से सहमत है या नहीं। या आप ज़रा देखना, मैं ये भी तो कह सकता हूँ किसी संख्या के 60% में से 60% में 40 जोड़ने पर हमें उस संख्या का 80% मिलता है। 40% था 80% हो गया, किसकी वजह से, बजा क्या है तो बजा
तुम हो, क्या है भाई 40। देन 20% की बजाय है 40, तो 20% कितना हो गया 40, और 20% अगर 40 हो गया तो आप ये बताओ कि इसका 100% कितना होगा, 5 गुना होगा, और 5 गुना इसका कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है ना। आंसर होगा जी 200। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखना भाई क्या है, तो आप ये देखेंगे जब दूध के दाम में 25% बढ़ा दिया जाता है तो खर्चे को केवल 10% बढ़ाने के लिए दूध की खपत कितनी कम कर देनी होगी। दोस्त एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस में मैं आपको एक छोटी सी बात ये बताऊंगा कि यदि दोस्त कीमत थी 100, कितनी थी 100 कीमत होती, और मैं 1 केजी की खपत कर रहा था, मैं 1 केजी चीनी की खपत कर रहा था हर एक महीने, तो आप ये कहेंगे अगर 100 रुपये पर केजी थी चीनी तो 1 केजी चीनी मुझे लाने के लिए कितना रुपए लगाना पड़ेगा भाई मेरे 100 रुपये। लेकिन यदि कीमत बढ़ जाती है, यदि कीमत बढ़ जाती है और मैं खपत में कोई चेंज नहीं करता, 1 केजी ही खाता हूँ अभी भी, मतलब चीनी की खपत करता हूँ, तो आप कहेंगे कीमत में, अगर कीमत में इंक्रीमेंट है कितने का 25% का, तो आप कहेंगे अब मुझे 1 केजी खरीदने के लिए 125 रुपये चाहिए होंगे। कितने रुपए चाहिए होंगे 125 रुपये। पहली चीज़ ध्यान रखिएगा, आप ये जानते हैं कि एक्सपेंसेस जो भी होते हैं वो ऑलवेज मल्टीप्लिकेशन के बराबर होते हैं, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी, ये तो होता है। तो दोस्त हमने यहाँ पर ये कहा कि इतने के बराबर है। अब सुनना, मेरे पास क्या है, खर्च करने के लिए 125 रुपये चाहिए थे, अगर 125 रुपये होते तो मेरी खपत कितनी होती, जितनी पहले थी उतनी ही खपत अभी भी होती। लेकिन मैंने कहा कि मेरे पास खर्च करने के लिए दोस्त मैं केवल और केवल 10 रुपये और बढ़ा सकता हूँ, केवल 10 रुपये बढ़ा सकता हूँ, मैं 25 रुपये नहीं बढ़ाऊंगा, मैं 10% बढ़ा सकता हूं अपनी खपत। इसका मतलब मैं 10 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर सकता हूं, लेकिन मुझे उतनी ही क्वांटिटी खाने के लिए या खरीदने के लिए 125 रुपये चाहिए थे। तो अब मुझे क्या करना होगा दोस्त, मैं कहूँगा भाई मेरे पास 110 रुपये हैं, आप 110 रुपये का सामान दे दीजिए। देन 110, अगर 110 का ये सामान देगा तो भाई अब ये 125 वाला सामान टोटल तो देगा नहीं, ये कितना देगा, ये देगा जी कितना कम, 15 कम देगा, और कितने पर 125 पर। इतना मुझे खपत में कमी करनी होगी, क्वांटिटी कम देगा ये 15, देन 15 कम देगा 125, 125 वाली जितनी क्वांटिटी थी उससे 15 क्वांटिटी ये कम देगा। देन आप कहेंगे जी इतने की कमी हो जाएगी, और ये मुझे 100 पर निकालना है, 25 पंजे 25 चौका, देन 5 से 5 या 15, आंसर होगा जी 12%। देन मुझे कितना भाई मेरे खपत कम करनी होगी, तो 12% खपत को कम करना होगा। ये बात समझ में आई। दूसरा तरीका देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन को देखते ही हमारे कुछ भाई लोग क्या करते हैं कि उसके लिए वही फॉर्मूला जो अभी हमने देखा था वही लगा देते हैं। लेकिन दोस्त आप उस फॉर्मूले को केवल तभी लगा सकते थे जब कीमत और क्वांटिटी, क्योंकि इसके लिए 12 पेयर आपके बनेंगे, 3 वेरिएबल हैं तो 12 पेयर आपके बनेंगे, और 12 पेयर में आप ये देखेंगे कभी इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और इसमें भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का केस बन सकता है। अगर इन दोनों का केस हमें दे रखा होता तो हम इसे उसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि 25 + 10 प्लस या माइनस, बढ़ेगा तो प्लस और घटेगा तो माइनस, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर देखो ज़रा, अगर मुझे परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर निकालना होगा तो मैं कहूँगा जी परसेंटेज चेंज इन प्राइस प्लस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी प्लस परसेंटेज चेंज इन प्राइस इंटू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाई 100। ये होता है दोस्त फॉर्मूला। यहाँ पर मुझे ये गिवन है, अगर ये दोनों गिवन होते तब तो आप ये निकाल सकते हैं आसानी से, लेकिन अगर इनमें से कोई एक और ये गिवन है तो आप इस फॉर्मूले का यूज मत कीजिए, इसका यूज करेंगे लेकिन अपने हिसाब से। ज़रा देखना, 25% एक्सपेंडिचर में चेंज है, इतना नहीं, कितना 10%, खर्चा कितना बढ़ाया 10%, ये बराबर है। मैं कीमत की बात करूं तो 25 प्लस क्वांटिटी प्लस 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू क्यू, यही तो है, यही तो है। अब ज़रा देखना,
इसे मुझे सॉल्व करना है। ये 25 भाई ये भी प्रतिशत है, ये भी प्रतिशत है, ये भी प्रतिशत है, तो जब सभी प्रतिशत हैं तो इसमें से इसे बड़े आसानी से घटा सकते हैं। इसे घटाओ तो माइनस का कितना आएगा 15। अब देखना ज़रा, इसे अगर मैं 25 100 का 100 देन एलसीएम लूँगा तो भाई मेरे ये कितना हो जाएगा 5/4 क्यू। देन 5 से 5 दिया 15 और ये इधर आ जाएगा तो क्यू बराबर होगा -12%। देन इसका मतलब ये हो गया कि क्यू मतलब कमी होगी कितने परसेंट की, 12% की। 12% की भाई मेरे क्या होगी, कमी होगी। आपको ये बात समझ में आई या नहीं? अरे बोलो ना। दो तरीके मैंने बताए, आपके हिसाब मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमें पहला वाला तरीका ही करना होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यदि इसी वाले क्वेश्चन में मैं आपसे ये कहता, यदि मैं आपसे ये कहता, क्या कहता भाई मेरे, मैं आपसे कहता कि कीमत बढ़ा दी जाती है जी 25% और क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है 10%, तब आंसर क्या होगा? तब एक्सपेंडिचर में चेंज पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? चेंज इन एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर में चेंज कितना होगा ये मुझसे पूछा जाएगा दोस्त। अब सुनो जरा, यदि एक्सपेंडिचर का चेंज पूछा है तो आप क्या कहेंगे भाई, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला होता है 25 + 10 + 25 × 10 डिवाइडेड बाई 100, यही तो होता है आपका फॉर्मूला। देन 25 10 35 प्लस ये कितना हो जाएगा भाई मेरे 2500 का 100, देन 10/4 इसका मतलब 2.5 हो जाएगा 2.5, आंसर हो जाएगा 37.5। एक तो तरीका हो गया ये फॉर्मूला तरीका। दूसरे की बात करता हूँ 25% इंक्रीमेंट, इसकी वैल्यू होती है 1/4 और इसकी वैल्यू होती है जी 1/10। इंक्रीमेंट है तो दोनों में प्लस होगा, दोनों में प्लस होगा। आप कहेंगे कीमत हमें दे रखी है तो 4 यदि इनिशियल कीमत थी तो 5 हो गई भाई मेरे फाइनल, इंक्रीमेंट फाइनल 5 हो गए। फिर मैंने कहा क्वांटिटी की बात करता हूं तो अगर पहले 10 थी तो अब कितनी हो गई 11। आप कहेंगे एक्सपेंस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए जी। 40 था तो कितना हो गया 55 हो गया। आप कहेंगे कितने का इंक्रीमेंट है, चाहे तो कैंसिल आउट भी कर सकते थे, 5 से 5 दूनी 10। देन आप बड़े आसानी से इसे ऐसे भी लिख सकते थे कि ये 8 से कितना हो गया 11 हो गया। और 8 से 11 होने का मतलब कितने का इंक्रीमेंट है 3 का। अरे 8 से 11 होना 3 का इंक्रीमेंट है, कितने पर 8 पर, मुझे कितने पर चाहिए 100 पर। और 3/8 की वैल्यू आप सभी को पता है 37.5% हुआ करती है, 37.5% हुआ करती है। बात से सहमत है या नहीं? अरे बोलो ना, बात समझ में आई? बिल्कुल, बहुत अच्छे इंसान हैं आप। चलिए भाई इसे भी ज़रा देखिएगा, ठीक है ना, इसे भी ज़रा देखिएगा। आज के लिए आखिरी क्वेश्चन। दोस्त आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, ठीक है ना। कंटेंट मैं आपको अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ये तभी हो पाएगा, मैं भी तभी इसमें रुचि ले पाऊँगा जब आप भी थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। और दोस्त आपके लिए कंटेंट 1 नंबर मिलेगा, बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। जो तरीका होगा वो आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव मिलेंगे वेज, जितने भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो तरीके होंगे वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। देखिएगा, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 20% बढ़ा दी जाती है, तो बताइए इसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी की सारी साइड क्या होंगी 20%। तो आप कहेंगे जब सारी की सारी साइड 20% है, 20% बढ़ा दिया तो 20% एरिया भी बढ़ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कैसा होगा सुनना, अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो इसका एरिया आप सभी लोगों को पता होगा √3/4a²। मतलब 3/4 तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है। देन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द स्क्वायर ऑफ इट्स साइड। साइड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। जब साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट है तो आप कहेंगे भाई मेरे ज़रा साइड में कितने का इंक्रीमेंट है। और 20% की बात करूं तो 20% 1/5 होता है, 20/100, 20 से 20 पंजे 100, देन 1/5। आप कहेंगे अगर 5 इनिशियल की बात करूं तो इनिशियल रेडियस यदि 5 होती तो फाइनल कितनी हो जाएगी जी 6 हो जाएगी। 5 होती तो फिर से कितनी 6 हो जाएगी। आप कहेंगे भाई मेरे कितना 25 होती तो अब ये कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी।
इंक्रीमेंट ज़रा देखिए कितना 11 का हुआ, कितने पर हुआ 25 पर, मुझे 100 पर चाहिए प्रतिशत में, देन कितना हो जाएगा 44% का इंक्रीमेंट होगा जी 44%। या देखिए भाई एरिया इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंडेंट है, मतलब ए के मल्टीप्लिकेशन पर डिपेंडेंट है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं। और ये फार्मूला मैं इसलिए और बता रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ तो है 20%, आपके एग्जाम में कई बार वैल्यू दी गई कि ये 20 नहीं, कितनी है 11% है, आपको वैल्यू दी गई कि ये 20 नहीं 17% है, ठीक है ना, आपको ये वैल्यू दी गई कि दोस्त ये 20 नहीं 18% है। अब ये चाहे जो भी दे दें, चाहे जो भी वैल्यू दे दें, आप इससे आसानी से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखिए दोस्त, जब वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में होगी तब आपको यही करना है। जैसे यही होता 16 से ही 2/3%, तो आप 100% क्या करते, फिर केवल और केवल यही अप्रोच फॉलो करते। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो दोस्त आपको क्या करना होगा, तो आप ये भी कर सकते हैं, हमने कहा कितना, तो 11% प्लस 11% प्लस 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 100, देन आंसर कितना हो जाएगा जी 22 प्लस, अगर इंक्रीमेंट है तो ध्यान रखिएगा 22 प्लस 121 डिवाइडेड बाई 100, या इसे हटाने के लिए यहाँ आ जाएगा देन 23.21%। अब एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर इतना डिक्रीमेंट होता, क्या होता भाई, कमी होती, तो आप कहेंगे भाई मेरे 11% की कमी माइनस 11% माइनस माइनस प्लस हो जाता है 11 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 100। आप कहेंगे जी 22 माइनस कितना 1.25, क्या गजब के इंसान हो, 1.21, देन 1.21 मतलब 2 अगर हटा दूं, 2 यदि हटा दूं तो आप कहेंगे भाई मेरे 20 बचेगा, लेकिन ये 2 तो है नहीं भाई, ये 2 तो है नहीं, ये कितना कम है, तो आप कहेंगे 0.79 कम है, तो 79 और बचेगा, देन 20.79% इज द राइट आंसर। सुन रहा है ना। तो भाई आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे।